नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार पेश में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेज है जिसे 31 जनवरी को माननीय वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत किया। अब यहां पर पहला क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट में कौन रखता है। तो वित्त मंत्री रखते हैं, ये याद रखना है, राष्ट्रपति नहीं रखते। जैसे राष्ट्रपति कैग की जो रिपोर्ट आती है वो राष्ट्रपति द्वारा रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन मैं यहां पर क्लियर करा दे रहा हूं, जो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इकोनॉमिक सर्वे जो भारत का एक बहुत प्रमुख आर्थिक दस्तावेज है, इसको कौन बनाता है। तो वित्त मंत्रालय में आर्थिक प्रभाग के जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा इस इकोनॉमिक सर्वे को बनाया जाता है। और आप देख रहे होंगे मुख्य आर्थिक सलाहकार यहां पर दिखाई भी दे रहे हैं, यही मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और ये देखिए यहां पर ये इकोनॉमिक सर्वे इन लोगों ने लिया है, ये पूरी इकोनॉमिक सर्वे की टीम है। तो इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार। और इस समय मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। ये है अनंत नागेश्वरन। तो ये क्लियर हो गया। इसी के बाद एक अगला क्वेश्चन आता है कि जो आर्थिक सर्वे रखा जाता है वो बजट सेशन में रखा जाता है। तो बजट सेशन की शुरुआत कब होती है? राष्ट्रपति के अभिभाषण से, जो 31 जनवरी को सुबह 10 बजे के आसपास शुरू हुआ। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होता है, उसके बाद लंच ब्रेक होता है, और लंच ब्रेक के बाद माननीय वित्त मंत्री द्वारा इकोनॉमिक सर्वे को रखा जाता है। और उसके बाद जो आर्थिक सलाहकार है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डिफरेंट डाटास को रखते हैं। वही डाटा हम लोग आज इकोनॉमिक सर्वे का देखेंगे। और इसके अगले दिन अर्थात 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट को भी संसद में रखा जाता है और बजट के पे चर्चा परिचर्चा और बाकी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। इसी को कहा जाता है बजट सेशन। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे की कुछ प्रमुख बातों को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। डाटाज भी देखेंगे, एनालिसिस भी देखेंगे। बट उससे पहले आपको एक चीज समझना है कि इकोनॉमिक सर्वे को हम अप्रोच कैसे करें। तो इकोनॉमिक सर्वे को अप्रोच करने का 2 है। एक तो आप मेंस में आपको यूज करना है और एक प्री में यूज करना है। मेंस और पीटी में। पीटी में जब आप पढ़ रहे हो तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल डाटाज हैं, और ये मानकर चलिए सिर्फ आपको 10% डाटा पढ़ना है, 90% डाटा आपके काम का नहीं है। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे किसी बच्चे के लिए तो लिखा नहीं जा रहा है, किसी स्टूडेंट या आईएएस पीसीएस के एस्पायरेंट के लिए तो लिखा नहीं जा रहा है। ये इंडस्ट्रीज के लिए लिखा जा रहा है, ये मार्केट के लिए लिखा जा रहा है, ये प्रोफेसर्स के लिए लिखा जा रहा है। ये एक डाटा है। तो आपको बहुत ही सेलेक्टेड अप्रोच यहां पर अपनानी है फैक्ट को कलेक्ट करने में। कैसे कलेक्ट करना है अभी मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा। मेंस के में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर जो अप्रोच यूज होती है, अप्रोच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेंस के लिए जो अप्रोच है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अप्रोच में क्या, जैसे ट्रेंड, जैसे एक डाटा इसमें दिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था की तुलना में बहुत तेजी से उसने रिकवरी किया और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कोविड रिफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये एक डाटा आपने पढ़ लिया यहां पे। दूसरा एक डाटा दिया, जैसे इस समय बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत तेज हो रहा है। उसको कैसे कोट किया? ईपीएफओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो ये डाटा ये भी हो गया। बट ये एनालिटिकल डाटा है, कहां यूज करना है? मेंस के एग्जाम में। तो इकोनॉमिक सर्वे में 2 चीजें उठानी है। एक अप्रोच उठाना है जो मेंस में यूज करना है, और एक आपको फैक्ट उठाना है जो प्री में यूज करना है। तीसरा, इकोनॉमिक सर्वे को लेकर बहुत ज्यादा लोगों में कंफ्यूजन है। आज आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, फिर इसकी जिस्ट पढ़ेंगे, फिर इसका आप वैल्यूम पढ़ेंगे, फिर इसको आप किसी और सोर्स से पढ़ेंगे। नहीं, इकोनॉमिक सर्वे यहीं आप कंप्लीट कर लीजिए 8-10 दिन में। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अपना आप एक नोट्स बना लीजिए, आगे जब भी एग्जाम आए आप उस नोट्स को पढ़िए और जाइए। बार बार आप उसमें समय मत बर्बाद करिए, अदरवाइज क्या होगा, जब एग्जाम आएगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहोगे। चलिए अब देखते हैं इकोनॉमिक सर्वे के कुछ प्रमुख बिंदुओं को। देखिए यहां पर है इंडियन इकोनॉमी अ स्नैपशॉट। एक पूरा एक रिव्यू टाइप का दिया है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन चार्ट्स का कोई चार्ट आप यूज कर सकते हैं। ये चार्ट क्या बता रहा है, जैसे यहां पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हमने तेजी से इंप्रूवमेंट किया है, बस इतना ही याद रखना है। वो इंप्रूवमेंट कितना है, 9.1% का है। 9.1% आने वाले 2023 में आप देखोगे। यहां देख रहे हो -7.8, ये क्या है, कोरोना टाइम है। आपको एक चीज क्या क्लियर होगी, कोरोना में सर्विस सेक्टर हमारा बहुत डाउन हुआ क्योंकि डिमांड थी ही नहीं, लॉकडाउन लगा था, बट हमने बहुत तेजी से रिकवर किया। देखिए 8.4, 9.1, तो ये क्या दिखा रहा है कि हम सेवा क्षेत्र में अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आगे आप एक डाटा देखेंगे कि सर्विस एक्सपोर्ट में हमारी रैंक क्या हो गई है, 7th रैंक हो गई है। ये रैंक आपको याद रखना है और ट्रेंड याद रखना है। सर्विस सेक्टर कोरोना में जो डाउन हुआ था वो तेजी से उभर रहा है, तो ये आपने एक चीज यहां पर क्लियर कर ली। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो एक इंपॉर्टेंट डाटा है इन्फ्लेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इसको अभी हम लोग आगे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको होल्ड रखते हैं। उसके बाद जीडीपी, ये देखिए यहां पे जीडीपी का डाटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीडीपी ये बताती है कि किसी इकोनॉमी में कितना वैल्यूम है, स्ट्रेंथ कितनी है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी इनकम जनरेट हो रही है। तो यहां आप डाटा देखिए क्या बता रहे हैं, इसको रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीडीपी का डाटा क्या है हमारे इकोनॉमिक सर्वे में, कह रहे हैं 2023 में इकोनॉमिक जीडीपी हमारी कितनी होगी, 6 से 6.8% के बीच होगी। डाटा आप रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जीडीपी कितनी होगी, 6 से 6.8% 2023 में। यह विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस अन्य इकोनॉमी की तुलना में काफी अच्छी होने वाली है। कारण है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। गवर्नमेंट कई स्कीम्स चला रही है, जैसे PIL स्कीम है, और उसके बाद एक स्कीम है गतिशक्ति प्लान है, एक मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का प्लान है। इन सब प्लान के कारण बहुत ज्यादा हमारे यहाँ एक्सपेंडिचर हो रहा है और हमारे यहाँ डिमांड बनी हुई है लगातार, क्योंकि जॉब क्रिएशन भी है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। तो इसलिए हमारी जीडीपी परफॉर्मेंस बहुत बेटर होने वाली। और यहां देखिए, कोरोना में हम नेगेटिव जीडीपी में थे और हम सीधे ऊपर आए हैं। इसका मतलब हम तेजी से वृद्धि को देख रहे हैं। उसके बाद एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है राजकोषीय घाटा का। कौन सा इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा क्या है, इसको भी हम लोग डिटेल से अभी आगे देखेंगे। एक डाटा होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे देखेंगे। फिर एग्रीकल्चर है, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। और फिर इंडस्ट्री है। तो ये एक स्नैपशॉट है जो आपके सामने है, अभी मैं इसको डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आ गया जीडीपी वृद्धि दर, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी की ग्रोथ रेट। यहां देखिए आप 2023-24 फैक्ट रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ रहा है किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, चाहे IAS PCS। तो 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट क्या होगी, 6 से 6.8% के आसपास होगी। इस बात को आप रट लीजिए। और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था से अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि भारत में डिमांड भी है और गवर्नमेंट पैसा भी बहुत ज्यादा लगा रही है, बिजनेसमैन भी पैसा बहुत ज्यादा लगा रहे हैं। तो भारतीय इकोनॉमी रिकवरी के दौर से गुजर रही है। तो इंडियन इकोनॉमी क्या है, रिकवरिंग फास्ट, उसकी रिकवरी जो है वो फास्ट है। पोस्ट कोविड के बाद, पोस्ट कोविड के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी काफी तेज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत से अर्थशास्त्री या बहुत से आलोचक ये कह रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी में वो ग्रोथ नहीं है जो दावा किया जा रहा है। नहीं है। देखिए 6 से 6.8% अपने आप में बहुत ज्यादा है, अमेरिका, चाइना, यूरोप की तुलना में बहुत ज्यादा है। अभी अब धीरे धीरे और चीजों को समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डाटा है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या बताता है, आय और व्यय में कितना अंतर है। सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। आय और व्यय के अंतर को बताता है। जैसे सरकार 100 रुपए कमा रही है और 106 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो इसका मतलब 6 रुपए का राजकोषीय घाटा है।
तो यहां देखिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना कहा गया, रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा कितना होगा, तो ये है इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है 6.4%। कितना होगा, 6.4%। ये फैक्ट आप रख लीजिए, 2022-23 में राजकोषीय घाटा कितना होगा, 6.4%। इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि हम कोविड के बाद रिकवरी कर रहे हैं। कोविड के बाद हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो हमने लोन वगैरह बहुत ज्यादा लिया है, हम एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड बना रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, तो हमारा पैसा बहुत खर्च हो रहा है। बट अभी पैसा उतना आ नहीं रहा है, पर वो फ्यूचर में आएगा, क्योंकि रोड बनाओगे, हाईवे बनाओगे, तो फ्यूचर में आपकी इकोनॉमी बहुत तेज आगे बढ़ेगी। जैसे अमेरिका ने 1970 के दशक में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, हैवी इन्वेस्टमेंट किया रोड और हाईवे पे, और रिजल्ट क्या आया, वहां की इकोनॉमी 1990 के बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो वो चीज यहां पर आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डाटा क्या है, 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा जो अनुमानित है वो 6.4% है। इतने से काम नहीं चलेगा। एक चीज और आपको समझनी है, वो है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट क्या है, ये राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने की बात करता है। इससे संबंधित एक पैनल है, एनके सिंह पैनल, वो पैनल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनके सिंह पैनल, एनके सिंह पैनल कहती है कि राजकोषीय घाटा 4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बट हम राजकोषीय घाटा हमारा कितना है, 6.4% है। इसका मतलब राजकोषीय घाटा हमारा अभी ज्यादा है, बट ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम कोरोना के बाद रिकवरी बहुत तेज कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। तो एक सकारात्मक संकेत है कि 6.4% है, ज्यादा है, हम इंप्रूवमेंट करेंगे। बट टारगेट अगर पूछे तो 3 से 4% के बीच होना चाहिए राजकोषीय घाटा। इसका मतलब हम लगभग डबल राजकोषीय घाटे में हैं, जो एक चिंता की बात तो है। बट उसका कारण अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रेंड आप याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब रोड हाईवे बना रहे हो, उससे राजकोषीय घाटा हो रहा है तो ठीक है। बट अगर राजकोषीय घाटा ज्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब आप पेंशन पे ज्यादा खर्च कर रहे हो, सैलरी पे ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, उसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपने इनकम जनरेट नहीं की, इनकम खर्च ज्यादा की। जैसे एक एग्जांपल दूं, अगर कोई पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए लोन लेता है और वो कर्ज में जाता है तो ये अच्छी बात है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ इसी तरह है कि आपने किसी पिता ने अपने पुत्र के लिए या पुत्री के लिए लोन लिया पढ़ाने के लिए, और कोई फादर जो पैसा कमा रहा है उसको उड़ा दे रहा है, अनवांटेड अनप्लान्ड वे से उसको खर्च कर दे रहा है, वो ठीक नहीं है। अगर उससे कर्ज बढ़ रहा है तो अच्छी बात नहीं है। तो यहां कर्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को तेज कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मुद्रास्फीति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला कौन सा टॉपिक है, मुद्रास्फीति। देखिए ये इंपॉर्टेंट डाटा है मुद्रास्फीति का। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरे विश्व में इस बार इन्फ्लेशन रहा, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन रहा। इन्फ्लेशन क्या है, आपके मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आप 100 रुपया लेकर जाते थे, पहले आप ज्यादा चीजें खरीद पाते थे, आज 100 रुपया ले जाते हैं तो आप एक ही प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। तो यह है कि आपके मुद्रा की वैल्यू कम हो गई। तो इन्फ्लेशन पूरे विश्व में क्यों बढ़ रहा है, एक तो रूस यूक्रेन संकट, युद्ध, वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, और दूसरा जो है वो है कोरोना, कोविड। तीसरा है स्लो डाउन इन चाइना। ये रीजन आपको याद रखना है, ये आईएएस में आ सकता है। पूरे विश्व में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, 3 कारणों से पूरे विश्व में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। एक है रशिया यूक्रेन वॉर, दूसरा है कोविड, और तीसरा है स्लो डाउन इन चाइना। चाइना में एक जीरो कोरोना पॉलिसी चल रही थी, उससे क्या हुआ कि वहां का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया। क्योंकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में चाइना सप्लायर है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, तो इससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। यहां महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महत्वपूर्ण बात है कि हम कहां हैं। तो इन्फ्लेशन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया तुलनात्मक रूप से
अच्छी सिचुएशन में है, तुलनात्मक रूप से ठीक है। बहुत इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन है बट बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं है, क्योंकि यूरोप में, अमेरिका में, यूरोप और अमेरिका में काफी ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत टाइटनिंग पॉलिसी है अमेरिका का फेड रिजर्व लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अमेरिका का फेड रिजर्व लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। भारत में भी आरबीआई लगातार अपनी ब्याज दरें बढ़ा रहा है। कारण यह है कि किसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। आरबीआई ने लगभग 225 बेसिस पॉइंट 2022 में मतलब अपने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया। कारण क्या है, इसको मैंने आरबीआई वाले लेक्चर में डिटेल से समझाया है, आप प्लेलिस्ट में से उसको देखिएगा, लाइव क्लासेस वाले में से। तो यहां क्या हो रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को यूरोप भी टाइट कर रहा है, अमेरिका भी टाइट कर रहा है और भारत भी टाइट कर रहा है। पर भारत में मुद्रास्फीति उतनी ज्यादा नहीं है, इन्फ्लेशन उतना ज्यादा नहीं है जितना अमेरिकन मार्केट में है। आप देखोगे अमेरिका का मार्केट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मंदी के दौर तक पहुंच चुका था। मतलब अमेरिका में मंदी की आशंका तक गहरा रही थी। स्टॉक मार्केट वहां के कोलैप्स हो रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां, फेसबुक, ट्विटर, टेस्ला, इनके शेयर में लगातार तेज गिरावट आप देख रहे थे। कारण यह था कि इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन से डरे हुए थे, महंगाई से डरे हुए थे, और वहां का फेड रिजर्व अपनी ब्याज दरें टाइट करता जा रहा था और यह डर सता रहा था कि कहीं अमेरिकन इकोनॉमी मंदी में ना चली जाए। बट हम उनसे तो बेटर हैं। हमारे यहां पे देखिए मुद्रास्फीति की क्या हालत है। ये जो है ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये जो मैं चला रहा हूं ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। देखिए 6.8%, ज्यादा है क्योंकि आरबीआई, ये भी आपको याद रखना है, आरबीआई कितना कहता है इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4% प्लस माइनस 2%। इसका मतलब है होना तो 4% चाहिए, बट अगर 6% तक है तो भी चल जाएगा, 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 6 से ऊपर है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो दो बातें याद रखना है, आरबीआई कितना कहता है, 4% की बात करता है। मुद्रास्फीति कितनी होनी है, 4% होनी चाहिए, पर यहां पर कितने परसेंट है, लगभग 6.8%। मुद्रास्फीति भारत में ज्यादा है पर विश्व की तुलना में कम है। यह ट्रेंड आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आईएएस में बन सकता है। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे यह है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ये 11.5% है, ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। बट यहां पर जो ज्यादा और कम हमको देखना है वो ये देखना है कि विश्व की तुलना में हम कहां हैं। विश्व की तुलना में हम अच्छी पोजीशन में हैं, पर मुद्रास्फीति भारत में ज्यादा है क्योंकि आरबीआई कहता है मुद्रास्फीति 4% होनी चाहिए या प्लस माइनस 2%, मतलब 2% कम या 2% ज्यादा, 6% तक चल जाएगा। बट हमारा 6.8% है, मुद्रास्फीति ज्यादा है पर विश्व की तुलना में फिर भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रास्फीति के कारण हमने बता दिया, रशिया यूक्रेन वॉर, कोविड और स्लो डाउन इन चाइना। चलिए नेक्स्ट आ गया विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट एक क्वेश्चन आता है, चालू खाता घाटा। इसका नाम ही है चालू खाता। इसका मतलब ये रोज चलने वाला खाता है। हमने कितना वस्तुएं और सेवाएं बेचा और कितना वस्तुएं और सेवाओं से हमें इनकम हुई, मतलब कितना सामान बेचा एक्सपोर्ट और कितना हमें पैसा आया, हमने कितना खर्च किया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो गैप होता है वही चालू खाता घाटा होता है। यहां हम लोग एक चीज और समझेंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीस। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीस। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीस। भारतीय रुपए का अवमूल्यन क्या होता है, देखते हैं इसको थोड़ा। भारतीय रुपए का अवमूल्यन, इसी से आप वो फॉरेन करेंसी रिजर्व को समझ पाओगे। समझो जैसे $1 82 रुपए तक गया था। $1 कितना रुपए तक गया था, 82 रुपया। पूरा हंगामा मच गया था, भारतीय स्टॉक मार्केट में भी तेज गिरावट आई थी, भारत के डॉलर मार्केट में भी तेज गिरावट आई थी और भारत के कमोडिटी मार्केट भी इससे इफेक्ट था। आप स्टॉक मार्केट अगर उस समय देख रहे होंगे तो अमेरिका में भी चीजें अफेक्टेड थी। ऑयल की जो प्राइस थी,
क्योंकि डॉलर की जो प्राइस तय होती है वो ऑयल से तय होती है। तो 113 पर बैरल, $113 पर बैरल तक चला गया था। ये भी ज्यादा था पर बैरल, ये भी ज्यादा था। $1.82 और यहां मैं लिख रहा हूं $1.75। अब आप समझो क्या प्रॉब्लम आती है। अगर $1.82 होगा और आप तेल खरीदोगे किसी देश से, तो तेल की पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। अगर आपने सपोज तेल के लिए उसने मांगा कि भाई मुझे $5,000 दे दो तेल के लिए, इतना नहीं लगेगा, 5,000 $50,000 दे दो, तो मल्टीप्लाइड बाय 82 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि $1 ₹82 के बराबर है। आपको ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी तेल को खरीदने के लिए। इसका मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर $1.75 रहेगा तो यहीं पे मल्टीप्लाइड बाय 75 हो जाएगा, आपको कम रुपया पेड करना पड़ेगा। तो आपका जो इंपोर्ट खरीदने की कॉस्ट है किसी ऑयल को, जब आप विदेश से ऑयल खरीदते हैं, हम तेल खरीदते हैं, तो हमें अगर $1.75 होगा तो हमें कम पैसा देना पड़ेगा बाजार में, और $1 अगर 82 होगा तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा बाजार में किसी चीज को खरीदने के लिए। बट ये हुआ इंपोर्ट। इसका मतलब अगर $1.82 है तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, ये याद कर लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, इंपोर्ट महंगा होगा। अगर डॉलर डेप्रिशिएट होता है, सॉरी भारतीय रुपया का अवमूल्यन अगर होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो इंपोर्ट महंगा होगा। इंपोर्ट क्या होगा? महंगा होगा। और अगर डेप्रिसिएशन होता है तो इंपोर्ट अगर महंगा है तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो अच्छी बात है, हमारा एक्सपोर्ट सस्ता हो जा रहा है, अमेरिकन मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट जाएगा, जैसे अमूल का दूध गया, तो ज्यादा लोग खरीदेंगे क्योंकि सस्ता बिकेगा। बात तो आपकी सही है, बट समस्या यहां पर क्या है, भारत अभी एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता है, इंपोर्ट ज्यादा करता है। इसका मतलब हम ज्यादा वस्तुएं बेचते नहीं है, ज्यादा वस्तुएं खरीदते हैं। इसी के समाधान के लिए हमने मेक इन इंडिया शुरू किया। हम घर में बनाएंगे, हम डिपेंडेंसी छोड़ देंगे। हमने रुपए में ही ऑयल खरीदना शुरू किया, याद आ रहा है कुछ? रसिया के साथ हमने रुपए में ऑयल खरीदने की डील की, ईरान के साथ हमने रुपए में ऑयल खरीदने की डील की। ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारी डॉलर पे जो डिपेंडेंसी है, डॉलर की मोनोपोली है, वो थोड़ी सी कमजोर हो। तो ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपको बताई जो आईएएस और पीसीएस में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो इंपोर्ट महंगा होगा। कैसे होगा समझाया मैंने, एक्सपोर्ट सस्ता होगा, ठीक। पर भारत को क्यों नुकसान होता है? क्योंकि भारत ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करता, इंपोर्ट करता है। अब आइए फॉरेन करेंसी रिजर्व पे, अब समझने में मजा आएगा। ये रहा आपका फॉरेन करेंसी रिजर्व। भारत का फॉरेन करेंसी रिजर्व जो आपको याद रखना है, 22-23 में यह अनुमानित है $563 बिलियन होगा। $563 बिलियन होगा। और आर्थिक सर्वेक्षण यह बताता है कि भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो पर्याप्त मात्रा में है। वो रुपए की वॉलेटिलिटी, रुपी वॉलेटिलिटी को काउंटर कर सकता है। जो रुपए की उतार चढ़ाव आएगा उसको हम इतने रुपए से बैलेंस कर सकते हैं। इसका मतलब हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम चालू खाते घाटे को भी संतुलित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉरेन करेंसी रिजर्व बहुत ज्यादा है। $563 बिलियन है। याद आया कुछ पाकिस्तान वाला जो क्लास मैंने पढ़ाया था? देखिएगा प्लेलिस्ट में, पाकिस्तान के पास सिर्फ $4 बिलियन है। $4 बिलियन में क्या खरीदोगे? पाकिस्तान इसीलिए दिवालिया हो रहा है। और भारत के पास $563 बिलियन है। थोड़ी बहुत मुसीबत आएगी तो हम कुछ फॉरेन करेंसी से भी चीजों को खरीद लेंगे विदेशी बाजार से। हमारे पास पर्याप्त पैसा है, यह इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा आपको क्या याद रखना है? $563 बिलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां पर देखिए क्या आ रहा है, इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन बाय वेरियस एजेंसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ग्रोथ प्रोजेक्शन पर यहां पर बात हो रही है। किस पर बात हो रही है? भारत के ग्रोथ प्रोजेक्शन पे। कितना भारत आने वाले 2023 में ग्रोथ करेगा? तो देखिए पहले कुछ रेटिंग एजेंसीज को हम लोग देखते हैं। रेटिंग एजेंसी मूडी, फिच, गोल्डमैन सैच, स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये प्राइवेट रेटिंग एजेंसी हैं।
प्राइवेट रेटिंग एजेंसी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्री सर्वे करती हैं कि किसी कंपनी में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में कितना दम है, और वो जो रेटिंग करती हैं, A+ रेटिंग, AA रेटिंग, वो जो रेटिंग करती हैं उसी के आधार पर विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार में पैसा डालते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाजार में पैसा पुश करते हैं उसी आधार पर। तो ये देखिए, मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, फिच, गोल्डमैन सैच, ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं। इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जैसे एक इन्वेस्टमेंट फर्म इस समय बहुत चर्चा में है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी मैंने एक क्लास में बताया है। उसकी रिपोर्ट आते ही अदानी के शेयर धड़ाम से गिरे हैं, देख रहे होंगे आप। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरह ये भी रिपोर्ट है, रेटिंग एजेंसीज हैं, ये कह रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय स्टॉक मार्केट अच्छा करने जा रही है। देखिए लगभग 7% की ग्रोथ है लोग बता रहे हैं। तो प्राइवेट एजेंसीज कितना बता रही हैं? 7% भारत की जीडीपी रहेगी। और भारत का इकोनॉमिक सर्वे कितना बता रहा है? 6 से 6.8%। इसका मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। अब यहां कुछ और चीजें मैं बताना चाहता हूं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। पहला, आरबीआई कितना बता रहा है? 6.8%। अब ये रटा होना चाहिए, फैक्ट है, पीटी में आ सकता है। आरबीआई कितना बता रहा है? 6.8% जीडीपी ग्रोथ होगी 2023 में। वर्ल्ड बैंक कितना बता रहा है? 6.9%। ये याद होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक कितना बता रहा है? 6.9%। आरबीआई कितना बता रहा है? 6.8%। और आईएमएफ कितना बता रहा है? 6.8%। 3 डाटा तो रटे होने चाहिए। वो 3 डाटा कौन है? एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूं मैं। वर्ल्ड बैंक कितना कह रहा है? 6.9%। आरबीआई कितना कह रहा है? 6.8%। आईएमएफ कितना कह रहा है? 6.8%। ये 3 डाटा भारत की जीडीपी के संदर्भ में आपको रटा होना चाहिए 2023 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 में अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। इस पे रुकते हैं थोड़ा सा, कुछ और चीजें देखते हैं, फिर वहां पर आते हैं। ये हमारा सर्विस सेक्टर है। अभी मैंने सर्विस सेक्टर पे चर्चा की। भारत का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा करने जा रहा है। 2022-23 में कितना करेगा? 9.1% की ग्रोथ हम लोग 2022-23 में देखेंगे। इसका मतलब है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ये कह रहा है कि सर्विस सेक्टर जो कोविड काल में, देखिए यहां कोविड में नेगेटिव हो गया था, नकारात्मक था, पूरी तरह बहुत नेगेटिव हो गया था, और इस समय हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। और आपको याद होगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विस। सर्विस एक्सपोर्टर में इंडिया की रैंक क्या है? अभी क्लास शुरू होते ही मैंने बताया था, 7th रैंक है। ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहां एग्रीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है भारत की एग्रीकल्चर सेक्टर कोविड से भी, जो कृषि क्षेत्र है, एग्रीकल्चर है, वो कोविड में भी सबसे कम प्रभावित रहा। ये फैक्ट और ट्रेंड याद रखिए, सबसे कम प्रभावित रहा। कोविड में सबसे कम कौन प्रभावित रहा? इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब है हमारा कृषि, जो हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जिसमें हमारी बहुत बड़ी आबादी लगी हुई है, उसने हमें कोलैप्स होने से बचा लिया। विश्व जितना कोविड से प्रभावित हुआ, रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुआ, भारत बच गया। याद है 2008 की आर्थिक मंदी में भी भारत को कृषि सेक्टर ने ही बचाया था। तो कृषि आज भी हमारा लगभग, कितनी ग्रोथ हमने देखा कृषि में? लगभग 4% की ग्रोथ देखी है। लगभग 4% ग्रोथ। लगभग ग्रोथ कितनी देखी हमने? 4%। और ये ट्रेंड याद रखना है। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछे कोविड काल में कृषि क्षेत्र में तेज गिरावट देखी गई, तो गलत। कोविड काल में कृषि क्षेत्र में तेज गिरावट नहीं देखी गई। दूसरा जो डाटा याद रखना है, 315.7 मिलियन टन, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं, 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का प्रोडक्शन हमने किया। रट लीजिए, पीटी में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। 315.7 मिलियन टन फूड ग्रेन का हमने प्रोडक्शन किया 21-22 में। और यहां देखिए, एमएसपी फॉर ऑल मैंडेट क्रॉप फिक्स एट 1.5 टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिंस 2008। मोटा मोटा समझना है, एमएसपी
हम लोग कितना दे रहे हैं, एक एमएसपी हम लोग कितना दे रहे हैं, 1.5 गुना ज्यादा। अगर 100 रुपया लग रहा है तो उसका 1.5 गुना ज्यादा हम एमएसपी किसानों को दे रहे हैं। इसका मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने अच्छी रखी है ताकि किसान किसी स्थिति में घाटे में ना जाएं, किसानों का इंटरेस्ट कृषि क्षेत्र में बना रहे और किसानों की आय दुगनी करने में मदद हमें मिले। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। उद्योगों में रिकवरी, उद्योग हमारी तेजी से रिकवर हो रहे हैं। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तेज बढ़ाया, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत तेज बढ़ाया और हमने इसको लगभग 24 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर दिया, 24 लाख करोड़। देखिए कुछ स्कीम यहां पर बात हो रही है, पीएमआई, एक स्कीम पीएमआई, मेक इन इंडिया, ये सारी महत्वपूर्ण स्कीम थी। जो कुछ स्कीम जो इकोनॉमिक सर्वे में चर्चा की गई है, पीएलआई, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ये स्कीम पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, ये कुछ महत्वपूर्ण स्कीम है जो काफी ज्यादा सक्सेस रही। हमने कोशिश किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब बने, क्योंकि भारत सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं उसका बहुत बड़ा आयातक है। इसी के कारण चाइना पे हमारी निर्भरता लगातार बनी हुई है और हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेक इन इंडिया के तहत इन सब स्कीम को चला रहे हैं। पीएलआई स्कीम, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जिन पे सरकार $1 ट्रिलियन रुपीस लगाने जा रही है। मतलब मार्केट में बहुत पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्टअप करने में लगाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बिल्टअप करने में लगाया जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे ये बात बता रहा है। और उसके बाद यहां देखिए कह रहा है कि उद्योगों को हमने ऋण मुक्त लोन दिया, 30% तक उद्योगों के ऋणों में वृद्धि देखी गई। ये डाटा याद रखिएगा, 30% की वृद्धि हमने देखा। कुछ और बातें हम लोग देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया 5th रैंक पर है ओवरऑल जीडीपी में, और इंडिया 3rd रैंक पर है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर। पीपीपी के आधार पर 3rd रैंक है, ओवरऑल जीडीपी के आधार पर 5वीं रैंक है। और इसके बारे में हमारे बजट में आज एक बात की गई, भारत 10वें रैंक से 5वें रैंक पर आ गया मात्र 9 साल में। कितने में आ गया, मात्र 9 साल में। यह इंपॉर्टेंट डाटा है, मात्र 9 साल में हमने इतनी वृद्धि देखी। समझ आया कि नहीं आया? ये देखो, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। और इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई है स्टॉक मार्केट के बारे में, भारतीय स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के बारे में। तो याद रखना है, भारतीय स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई विश्व के स्टॉक मार्केट के कंपेयर में, बट वह गिरावट बहुत कम थी। भारतीय स्टॉक मार्केट पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा, लगभग 3.7%। और अमेरिका और क्या बोलते हैं यूरोप के स्टॉक मार्केट में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई, अर्थात वहां जो पैसा लगाया था उसमें लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पर भारतीय स्टॉक मार्केट निसंदेह गिरावट हो रही है, डिक्लाइन है, बट विश्व की तुलना में हम अच्छा कर रहे हैं। ये चीज क्लियर हो गई। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और लगभग $3 ट्रिलियन के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण डाटा आपको याद रखना है। और कुछ चीजें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहां आइए, फिर हम लोग इस वाले टॉपिक पर आते हैं अपने। यहां देखिए, ये डाटा फॉरेन करेंसी रिजर्व कितना है, $563 बिलियन, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी हमारी कितनी होगी, 6 से 6.8%। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारा देखिए 2021-22 में, तब भी हमने कोविड काल में भी 10.3% ग्रोथ को देखा, ये बहुत अच्छी उपलब्धता है। एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए 3.5% से आगे बढ़ेगा, डाटा रट लेना है। 2023 में एग्रीकल्चर सेक्टर 3.5% की रेट से आगे बढ़ेगा। भारत का फिस्कल डेफिसिट जो है 2022-23 में 6.4% रहेगा,
जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस फैक्ट को रट लेना है। भारत का जो इन्फ्लेशन है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो 6.8% है, इस बात को भी याद रखना है। एक और बात पर इकोनॉमिक सर्वे में चार्ट से चर्चा की गई है, वो ये है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में उनकी मुद्रा का डेप्रिसिएशन हो रहा है, उनकी मुद्रा का जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, उसमें भारत की 5वीं रैंक है। इसका मतलब है भारत में मुद्रा का अवमूल्यन विश्व की तुलना में कम है। साउथ अफ्रीका में लगभग 16.5% का अवमूल्यन हुआ है और भारत में लगभग 6% का अवमूल्यन हुआ है। तो भारत की स्थिति विश्व के देशों की तुलना में मुद्रा के अवमूल्यन में भी काफी अच्छी है। कॉन्सेप्ट मैंने उसको डिटेल से समझाया। तो ये हुआ बच्चों, आज हमने इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल से देखा, उसके स्नैपशॉट समरीज को देखा। अगर संभव हुआ और कुछ समय मिला, क्योंकि इधर मैं थोड़ा मेडिकल में भी बिजी था, सिलेक्शन के बाद का जो मेडिकल प्रोसेस होता है, अगर समय मिला तो मैं बिल्कुल आपको जो इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल है वो भी लेकर आऊंगा। उसमें हम लोग इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजीज वगैरह को भी डिटेल से समझेंगे। बट यहाँ जो मैंने फैक्ट्स आपको बताए हैं, इतने फैक्ट तो आपको याद ही होने चाहिए। बहुत ही सिलेक्टेड फैक्ट्स मैंने आपको इसमें बताया है। जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कोशिश ये है कि जितना भी समय इधर हमारे पास है ज्वाइनिंग के पहले, मैं आपको अधिकतम चीज़ें दे पाऊँ। धन्यवाद।